हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और इतनी अच्छी आपकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। तो आज हम लोग आपके लिए क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पर एक वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आयोनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट। तो देखो, आयोनिक रेडियस को कवर करने से पहले आप जाकर के एटमिक रेडियस की हमारी जो वीडियो है उसको चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको एटमिक रेडियस के बारे में समझाया है। और आज हम लोग पर्टिकुलरली जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है आयोनिक रेडियस। तो चलो फटाफट से आज आयोनिक रेडियस की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। हमारे सभी बच्चे जो कि क्लास 11 केमिस्ट्री में अभी इस टॉपिक पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं अच्छे से, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। और एक जरूरी चीज, आप हमारा सभी स्टडी मटेरियल जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, जो कि आपको आपके स्कूल एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स में भी आगे अच्छा करना चाहते हो। तो दोनों ही बच्चों के लिए वो हमारा स्टडी मटेरियल काफी बढ़िया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे बच्चा अपने पास बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या फिर प्रिपेयर कर रहा हो जेई और नीट जैसे कंपटीशन के लिए। तो चलो आज इसको फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर अपने पास आयोनिक रेडियस की, तो आयोनिक रेडियस की आपके सामने डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको क्या बता रही है? ये डेफिनेशन कह रही है कि आयोनिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। भाई, एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करा था तो पहले ये पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस नापूंगा, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से नापूंगा, और कहां तक नापूंगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक, मतलब उस शेल तक जिस शेल तक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस या न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पूल अपने पास पहुंच रहा है। ठीक है, इसी को कहते थे हम लोग, क्या कहते थे अपने पास? एटॉमिक रेडियस। अब वही चीज बस आयन में आ जाएगी। क्या लिख रखा है यहां पर? इन्होंने लिख रखा है कि इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन। एटम की जगह आयन कर दिया। अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है शेल की, सब शेल की ऑर्बिटल में। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने वाला अपने पास उसका न्यूक्लियर पुल, किसका? न्यूक्लियस का, और आयन के अंदर। लेकिन अब देखो, इसकी जब डिटर्मिनेशन होती है तो डिटर्मिनेशन की कैसे जाती है? ये जो आप जितने भी साइजेस देखोगे, साइजेस निकलते कैसे, इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करी गई हैं? तो जिन टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, वो कौन कौन सी हो सकती है? कुछ तो एक्सरे मेजरमेंट्स लिए गए होते हैं। ठीक है, एक तो भाई अपने पास एक्सरे मेजरमेंट होता है और दूसरा यहां पर करी जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये दोनों मेरे पास अवेलेबल जो वाइडली यूज्ड मेथड्स है उनमें से एक है। एक्सरे मेजरमेंट्स होते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को यूज करते हैं और उन कंपाउंड्स के अंदर जो बनने वाले आपके पास एनाइंस और कैटाइंस है उनके रेडियस निकाले जाते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि आपके पास अभी एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां पर एक साइंटिस्ट की बात होगी जिनका नाम है पॉलिंग। तो अभी तक हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट असलियत में पॉलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग जो रेडियाई आगे पढ़ने वाले हैं वो किस पे बेस्ड है? वो पॉलिंग्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसको कि अभी हमें क्या करना है, जिसको कि अभी हमें आगे पढ़ना है। तो आगे पढ़ाया जाएगा आपको, किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? पॉलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहां पर जो आयनिक रेडियाई है ना, आयनिक रेडियस निकालने के लिए किसके कॉन्सेप्ट की हेल्प ली जा रही है? पॉलिंग के कॉन्सेप्ट की हेल्प ली जा रही है। और बाकी जो प्रैक्टिकल एविडेंसेस हैं, प्रैक्टिकल एविडेंसेस के लिए एक्सरे मेजरमेंट को और स्पेक्ट्रोस्कोपी को लगाया हुआ होता है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये जो एनाइनिक और कैटाइनिक रेडियस जो अभी हमें आगे पढ़ने हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में अगर आपको आयन का रेडियस निकालना है तो वो कैसे निकल रहा होगा, मेरी बात पे ध्यान देना। चलो, अपने पास एक NaCl का एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके पास एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि सोडियम और जो क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की। तो इनमें से जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव का साइज छोटा होगा और जो Cl नेगेटिव है उसका साइज बड़ा होगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसी के बारे में तो पूरा ये अपने पास टॉपिक है। ये तो आप लोग आगे समझ ही जाओगे। बस अभी मेरे साथ साथ जितना मैं बता रहा हूं ध्यान से समझते रहना, आगे आपको आपके सारे ही जवाब जो है वो मिल जाएंगे। इसका भी अपने पास यहां पर न्यूक्लियस होगा और वैसे ही ये जो सोडियम का कैटायन है इसका भी न्यूक्लियस होगा। अगर मैं देखूं तो इसके न्यूक्लियस से अगले न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, एक के न्यूक्लियस के सेंटर से अगले के न्यूक्लियस के सेंटर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, जो उसका क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस दोनों ही होते हैं। मीन सोडियम का कैटायन भी होता है और वहां पर क्लोराइड के एनायन होते हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो इन दोनों की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो होती है अपने पास 276 पिकोमीटर। कितनी होती है ये डिस्टेंस अपने पास? 276 पिकोमीटर।
सोडियम के कटायन की और क्लोराइड आयन के एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस मींस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अपने पास ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है, अगर इसके अंदर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, तो वो कितनी निकल करके आती है 276 पिकोमीटर। अब एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आपको पहले से ही सोडियम कटायन का साइज पता हो। अगर मैं Na पॉजिटिव आयन के साइज की बात करूं तो इसका जो साइज है अपने पास वो होता है नियरली 95 पिकोमीटर। कितना होता है मेरे पास 95 पिकोमीटर। तो अब मैं क्लोराइड का कैसे निकाल सकता हूं, कैसे निकालेंगे बताओ क्लोराइड का? बहुत सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सी मैथमेटिक्स लगानी है। अगर मैं 276 में से 95 माइनस कर दूं, अगर मैं 276 में से 95 माइनस कर दूं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 181 पिकोमीटर। तो ये जो 181 पिकोमीटर आया है, ये 181 पिकोमीटर क्या है? ये 181 पिकोमीटर आपके पास Cl नेगेटिव की आयोनिक रेडियाई है या आयोनिक रेडियस है। तो क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन की रेडियस कितनी निकल करके आ गई? 181 पिकोमीटर निकल करके आ गई। ठीक है, आपको क्या था? आपको टोटल क्रिस्टल लैटिस में जो इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो पता थी 276 पिकोमीटर। सोडियम के कटायन की पता थी, तो सोडियम कटायन की रेडियस उसमें से माइनस कर दी तो किसकी रेडियस निकल करके आ गई मेरे पास? क्लोरीन की रेडियस निकल करके आ गई। अब ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हो रहा होगा ये, अपने पास क्या बातचीत है, हाफ क्यों नहीं कर रहे? ये लॉजिक भी आपको समझा देता हूं, हाफ क्यों नहीं कर रहे। देखो ध्यान रहे, हाफ जब करेंगे, हाफ सिर्फ वहां पे किया जा सकता है अगर पहले का और दूसरे का दोनों का साइज बराबर हो, तभी तो हाफ करके आंसर निकलेगा। लेकिन अगर मैं हाफ कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है, हाफ तो वहां पर होता है ना जहां पर दोनों तरफ सिमेट्री हो, बराबर हो, चीजें एक जैसी हो। यहां पर चीजें तो एक जैसी है नहीं, सिमेट्री है नहीं, नहीं है तो फिर क्या करा? टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में से किसका हटा दिया? सोडियम जो आपके पास कैटायन था उसकी अपने पास हम लोगों ने रेडियस माइनस कर दी। अब इसी चीज को आगे लेकर के चलते हैं और अब पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं कैटायनिक वर्सेस एनायनिक रेडियाई की। चलो, कुछ भी आगे लिखने से पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं अपने पास। सोचो आपके पास कोई नॉर्मल आदमी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, चलो आप ही लोग हो, स्टूडेंट्स हो, उनको जिम जाने का बहुत शौक होता है। तो अभी आपका जो मसल साइज हो वो कैसा भी हो, लेकिन अगर आप जिम जा रहे हो तो आपके जिम जाने के दो पर्पस हैं। क्या पर्पस है? या तो आप मसल गेन करोगे या फिर आप मसल अपनी लूज करोगे। अगर आप मसल गेन करते हो तो मसल गेन करने से क्या आपका ओवरऑल बॉडी का साइज बढ़ जाएगा, अच्छे खासे बाइसेप्स हो जाएंगे, चेस्ट हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया अपना कॉलेज में और स्कूल में घुमा करोगे। तो अगर आपने मसल गेन करी है या मसल मास गेन करा है तो आपका साइज बढ़ गया। और लेकिन हमारे पास एक दूसरा बच्चा था जो कि क्या चाहता था? जो कि चाहता था फैट लूज करना, ठीक है, या मसल मास लूज करना। अगर वो मसल मास लूज करेगा या फैट लूज करेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? अपने पास छोटा हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर एटम्स के साथ भी होती है। एटम्स के अपने पर्टिकुलर साइजेस होते हैं जो कि फिक्स है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कोई अपना मास लूज करता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। वैसे एटम्स भी जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनका साइज छोटा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बनता है अपने पास कैटायन। दूसरी तरफ जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मींस मसल मास जैसे गेन करी जाती है तो ओवरऑल साइज बढ़ जाते हैं, वैसे ही आपके पास जो एटम्स हैं, एटम्स का बनेगा एनायन, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसी चीज को हम लोगों को केमिस्ट्री की भाषा में समझना है, समझ लेते हैं। देखो क्या किया जाएगा यहां पर। सबसे पहले तो अगर बात करी जाए तो जो आयन्स हैं अपने पास ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपने पास कैटायन और एक होता है मेरे पास एनायन। कैटायन की अगर बात करी जाए तो कैटायन कैसे फॉर्म होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा तो कैटायन फॉर्म होगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तब मेरे पास क्या बनेगा? तब मेरे पास बनेगा एनायन। तो कैटायंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैटायंस के लिए हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है कैटायनिक रेडियस, और एनायंस के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? यहां पर वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस मतलब एनायंस का रेडियस और कैटायनिक रेडियस मतलब कैटायंस का रेडियस। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम होता है मेटल्स का। तो कैटायनिक रेडियस में जिसकी जनरली बात होगी वो कौन से होंगे मेरे पास? वो होंगे अपने पास मेटल आयंस। और एनायनिक रेडियस में क्या होगा? किसका काम है यहां पर? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम है नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो यहां पर बात होगी नॉन मेटेलिक आयंस की। तो असलियत में ये जो टॉपिक है, टॉपिक रहने वाला है आपके पास मेटेलिक आयंस वर्सेस नॉन मेटालिक आयंस, ठीक है। इसी चीज को हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो कैटायनिक रेडियस है छोटे होते हैं और एनायनिक रेडियस बड़े होते हैं। सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कैटायनिक रेडियस। तो अब देख लेते हैं अपने पास कैटायनिक रेडियस के बारे में कि कैटायनिक रेडियस में हम लोगों को क्या क्या जो चीजें उनका ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें अपने पास यहाँ पर पढ़नी है। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं आप लोगों के आयनिक रेडियस में। सबसे पहला देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ द आयनिक रेडियाई विद द करस्पॉन्डिंग एटमिक रेडियाई।
अब आयनिक रेडियस दो तरीके के हैं, कैटायनिक रेडियस है, एनायनिक रेडियस है। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैटायनिक रेडियस के बारे में। तो मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं यहां पर। अभी आज हम लोग यहां पर बात करेंगे कैटायनिक रेडियस की। तो कंपैरिजन ऑफ कैटायनिक रेडियस विद पेरेंट एटम साइज। ठीक है, पेरेंट एटम के साइज का मतलब है कि वो कैटायन जिसका बना हुआ है। जैसे अगर आप सोडियम को देखोगे तो सोडियम का जब आप कैटायन बनाओगे Na पॉजिटिव, तो सोडियम एटम वर्सेस सोडियम का कैटायन मींस Na पॉजिटिव, Na वर्सेस Na पॉजिटिव। तो पेरेंट एटम कौन है? पेरेंट एटम मतलब जिससे वो कैटायन या एनायन अपने पास बन करके सामने आ रहा है। देखो बहुत आपको सिंपल सी चीज समझाऊंगा, मेरे साथ साथ यहां पर ध्यान से समझना। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो एग्जांपल है मैं सोडियम का यूज कर देता हूं। ठीक है, बुक्स का फेवरेट आपका, मेरा फेवरेट सोडियम ले लेते हैं यहां पे। चलो सोडियम की बात कर लेते हैं। अगर अपने पास सोडियम का एटम है तो सोडियम एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, और साथ साथ मेरे को बताना सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। क्या सोडियम एटम जो है या जो सोडियम एलिमेंट है इसका अपने पास एटॉमिक नंबर 11 है? ये है सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर 11 है। तो इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके पास क्या है? 11 है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बाकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है अपने पास 281। देखो अब आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखनी है? 281 करके याद नहीं रखनी है। अब आप आ गए हो क्लास 11th में, आगे जाकर के अब आपको एक स्टैंडर्ड लेवल की केमिस्ट्री पढ़नी है। तो 281 288 ये वाली सारी कॉन्फ़िगरेशन कोई बच्चा सामने नहीं बोलेगा, इनको भूल जाएंगे। और अब स्ट्रिक्टली बात करी जाएगी कॉन्फ़िगरेशन की इन द टर्म्स ऑफ S एंड P। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 4 6 10 और 11 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यहां पर भर दिए। मेरे को सोडियम एटम से क्या बनाना है? मेरे को सोडियम एटम से बनाना है सोडियम का कैटायन। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सोडियम के पास आउटर मोस्ट जो शेल है 3s है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से अपने पास लूज कर देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लूज करेगा, देखो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करने पर हुआ क्या? जो इसकी 3s थी, मतलब जो इसकी थर्ड शेल की जो s सब शेल देख रहे हो आप, उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है, इसमें उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो था, तो अब तो वो भी चला गया। तो इसका मतलब इसके पहले शेल में इसका जो 1 है, इसका जो फर्स्ट शेल है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए? 8। तो जो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं एज इट इज बना देता हूं। 5 6 7 8, ये बन गए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी जो 3s है वो तो पूरी खाली हो गई ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो मैं बनाऊंगा भी क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो मैं दिखाऊंगा कि न्यूक्लियर पूल लगेगा उस इलेक्ट्रॉन तक, तो वो बाउंड्री खींचते हैं। देखो एटम के अंदर ऐसी कोई लाइंस नहीं होती, ऐसी कोई ऑर्बिट्स नहीं होती है। ये एक मैकेनिकल जो बाउंड्री है, इमेजिनरी पाथ है जो कि हम लोग बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अलोंग घूम रहा होगा। आ रही है बात समझ में? तो क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो वो जो थर्ड वाली शेल थी वो गायब ही हो गई। तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल बची। तो जब थर्ड शेल है ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि पहले साइज बढ़ा रहा होगा और बाद में जो अपने पास जो साइज है वो कम हो गया। पर सीधी सी बात है कि सब में तो नहीं होगा ना ऐसा। मतलब अगर आप मैग्नीशियम देखोगे, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, अगर उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो फिर भी अपने आउटर मोस्ट में मैग्नीशियम 1 बचा लेगा, एल्यूमिनियम 2 बचा लेगा। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, आप कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। मैंने छेड़छाड़ करी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मैंने प्रोटॉन को नहीं छेड़ा है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गिने जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 10 आ गए। लेकिन अगर बातचीत करी जाए प्रोटॉन्स के बारे में तो भाई यहां पर जो मामला है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं? 11। क्या पहले भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 थे? तो अभी भी 11 हैं, और पहले इलेक्ट्रॉन्स 11 थे लेकिन अब 10 हो गए। अब जो मैं आपसे यहां पर चीज पूछूंगा उसका मेरे को जवाब देना। पहले 11 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना था? पहले 11 प्रोटॉन को खींचना था 11 इलेक्ट्रॉन को। 11 लोग मिलकर के 11 को खींच रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ खींचते हैं? प्रोटॉन्स की तरफ, मतलब न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठे हुए। तो पहले 11 लोग 11 को खींच रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया? अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 11 थे, 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 10 हो गए। अब 11 प्रोटॉन को 10 को खींचना है। तो पहले जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 11 प्रोटॉन का वो 11 इलेक्ट्रॉन पे हो रहा था, लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है? आपके पास 10। सीधी सी वही बात है कि अगर टीचर मेरे पास क्लास में एक ही होता है, क्लास में बच्चे जितने ज्यादा होंगे तो टीचर का जो ध्यान है वो उतने बच्चों में बट जाता है। ज्यादा बच्चे होने से पर बच्चे पर जो मिलने वाला कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। लेकिन अब क्लास में अगर कम बच्चे होंगे तो टीचर उन कम बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे पाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए।
तो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है ना पर स्टूडेंट, उसकी वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी अपने पास, वो ज्यादा निकल करके आ जाएगी। तो 11 प्रोटॉन कितनों को खींचने हैं यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन को। तो हुआ क्या, प्रोटॉन का नंबर नहीं बढ़ा, बट इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो जब मेरे पास कैटायन फॉर्म हुआ, तो कैटायन फॉर्म होने पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया? क्योंकि 11 लोग अब 10 को खींच रहे हैं, 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो कि जो न्यूक्लियर पूल है, न्यूक्लियर पूल मेरे पास बढ़ गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, तो उससे क्या चीज बढ़ गई अपने पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण निकल करके आएगा ग्रेटर न्यूक्लियर पुल। ठीक है, ग्रेटर मतलब ज्यादा न्यूक्लियर पुल है, और अगर ज्यादा न्यूक्लियर पुल होगा तो ज्यादा न्यूक्लियर पुल के कारण क्या हो जाएंगे, साइजेस श्रिंक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस अगर बढ़ती है तो साइजेस बढ़ते हैं, और अगर न्यूक्लियर पुल बढ़ता है तो न्यूक्लियर पुल बढ़ने से जो साइजेस है वो क्या हो जाते हैं, अपने पास छोटे हो जाते हैं। तो कैटायनिक साइजेस जो अपने पास इंक्रीज होते हैं, कैटायनिक साइजेस इंक्रीज होने के पीछे जो रीजन है वो क्या होता है, अपने पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल बढ़ती है। और अगर न्यूक्लियर पुल बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट शेल पर, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर एक ग्रेटर पुल लगेगा, और उसके कारण अपने पास जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो ये जो आपके पास दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये दोनों मेरे पास रीजन रहते हैं। किस चीज के रीजन रहेंगे ये, कि क्यों कैटायनिक जो रेडियस है, कैटायनिक रेडियस अपने पास छोटे होते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। तो इसको एक शॉर्ट समरी टाइप में लिख देते हैं कि ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो अपने पास कैटायन फॉर्म होगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ये डिक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डिक्रीज हो गए, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होने के साथ साथ प्रोटॉन के नंबर में कोई फर्क नहीं आया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया सिस्टम का। ठीक है, क्या बढ़ गया अपने पास यहां से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, साइज को डिक्रीज कर देगा, ज्यादा पुल लग पाएगा आउटर मोस्ट पर, तो इसके कारण अपने पास जो साइज है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो ये रीजन रहता है कि क्यों अपने पास जो कैटायनिक रेडियस है, कैटायनिक रेडियस छोटे होते हैं, और जो एटॉमिक रेडियस है वो अपने पास बड़े होते हैं। एक चार्ट की हेल्प से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, एक टेबल है, इस टेबल से आप देख सकते हो अपने पास कुछ कैटायंस और उनके साइज का कंपेरिजन है। लिथियम और उसका कैटायन है, सोडियम और उसका कैटायन है, और पोटेशियम और उसका कैटायन है यहाँ पर नीचे। एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है कि अगर लिथियम का साइज 152 पिकोमीटर था, तो लिथियम का जो कैटायन है उसका जो साइज है, देखो वो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके पास लिखा हुआ है 60 पिकोमीटर। तो ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं आप सोचो कि भाई 152 था, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, 120 पिकोमीटर हो जाएगा। नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से ना ये जो वैल्यू है, अगर आप 152 का हाफ भी करोगे तो 152 का हाफ भी मेरे पास कितना होता है, 76 होता है। ये तो हाफ से भी नीचे चला गया, इतना बड़ा फर्क आ जाता है यहाँ पर, मोर देन 50% की श्रिंकेज है। ये देखो 186 का ये भी लगभग हाफ है 95, वैसे ये 231 का भी नियरली हाफ है 133। ठीक है, नियरली हाफ वाली वैल्यू है। तो जो फर्क पड़ता है वो 10% 20% का नहीं है, वो नियरली 50% का है। और कैटायनिक में है तो एनायनिक में भी अभी ऐसा होगा, जब उसको आगे पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको स्पेसिफिकली किसके बारे में बता रहा हूं, कैटायंस के बारे में। तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि कैटायनिक जो साइजेस अपने पास वो छोटे होते हैं, किसके कंपैरिजन में, अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। तो ये थी अभी तक हमारे पास, जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ करके आए हैं उसके बेसिस पर एक टेबल आपके सामने बनी है, जिसको देख करके आपको बेहतर समझ आ जाएगा। चलो, कैटायनिक रेडियाई के बाद आज बात कर लेते हैं अब आपके पास एनायनिक रेडियाई की। ठीक है, एनायनिक जो साइजेस हैं, एनायनिक साइजेस को कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ, अपने पास पेरेंट एटम के साथ। कैटायनिक जो रेडियस है, कैटायनिक रेडियस की अगर अभी तक हम लोग बात करें तो कैटायनिक रेडियस में हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, उसमें हम लोग पढ़ करके आए हैं कि जो कैटायंस का साइज है वो अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में कैसा होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि अपने पास जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरे पास एक रीजन बढ़ता है, किस चीज का रीजन बनता है, आपके कैटायनिक साइजेस को छोटा बना देने का एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर सिनेरियो पढ़ने वाले हैं, ये सिनेरियो हमारे पास जस्ट रिवर्स है, क्योंकि आज बात होगी एनायनिक रेडियस की। और एनायनिक रेडियस को किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, एटमिक रेडियस के साथ। तो ये आयनिक जो लिखा हुआ है ये असलियत में है आपके पास एनायनिक।
ठीक है, एनायनिक रेडियस को कंपेयर कर रहे हैं पेरेंट एटम के साथ। देखो जब एनायन फॉर्म होता है तो मुझे बताओ एनायन फॉर्म कैसे हो रहा होगा। कोई एलिमेंट X है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका क्या बन जाएगा अपने पास एनायन। X नेगेटिव लिखेंगे इसको, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी एनायन बनता है। जैसे कैटायनिक साइजेस छोटे होते हैं वैसे एनायनिक साइजेस जो है वो अपने पेरेंट एटम से बड़े निकल करके आते हैं। इसके बड़े होने के पीछे जो रीजन है इसको हम लोग क्विकली कैसे रिकैप कर सकते हैं, कैसे समराइज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप जिम जाकर के अपने पास मसल मास गेन करते हो, अगर आप मसल मास गेन करोगे तो आपका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। वैसे इसने क्या करा, ये जो आपके पास एटम है इस एटम ने क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसका जो साइज है वो बढ़ करके सामने आया। तो एनायन का साइज ज्यादा हो गया और कैटायन का साइज छोटा था। आज रीजन में पढ़ेंगे कि एनायन का साइज अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो जब भी मेरे पास एनायन बनेगा तो एनायन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की हुई होगी वहां पर एडिशन। देखो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हो क्या रहा है, पहले इस बात को समझते हैं। अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हुआ। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे सिस्टम में वो क्या हो गए, मेरे पास इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। ठीक है, पहले अगर इलेक्ट्रॉन 17 थे 16 थे तो अब उससे ज्यादा ही होंगे, 17 थे तो 18 हो जाएंगे, 16 था तो 17 हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस का मतलब है रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी क्या हो जाएंगी भाई, ये भी बढ़ जाएंगी क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है वो भी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने से साइज बढ़ेगा या साइज कम होगा, ऑब्वियसली बात है साइज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से लड़ रहा है और लड़के एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं। तो आपके पास जो शेल का साइज है, आउटर मोस्ट शेल का जो साइज है वो इंक्रीज होने लगेगा। और अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, विच इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है जो चार्ज सेंटर पर बनता है, सेंटर मतलब न्यूक्लियस पे बनता है, और न्यूक्लियस पर चार्ज बनाने का काम किसका है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन में तो कोई अपने पास चेंज नहीं हुआ ना, आपके पास प्रोटॉन बढ़ा ना कम हुआ। लेकिन अब आपने क्या करा, अब आपने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बढ़ा दिए। एग्जांपल के लिए अगर पहले आपके पास इस सिस्टम में 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले 10 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दोगे तो प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11। तो जब 10 लोग मिलकर 10 को खींच रहे हैं तो वहां पर जो अपने पास उनकी स्ट्रेंथ है, इसके कारण जो पुल है वो लगभग मैं कहूं इसके कंपैरिजन में अगले वाला वो क्या हो गया भाई, वो तो कम हो गया ना, क्योंकि इस बार 10 लोगों को 11 लोगों को खींचना है। ऑब्वियसली बात है, हमेशा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो पुल किसकी तरफ से लगेगा, न्यूक्लियस की तरफ से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा या कम हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो पुल भी बढ़ता है। तो यहां पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, अपने पास डिक्रीज करता है। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे पास किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ रही है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो इसके ही कारण अपने पास क्या होता है, इसके कारण जो आपके पास एनायनिक रेडियस है या जो एनायनिक साइज है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम वो कैसा निकल करके आता है, छोटा। तो देयरफॉर एनायनिक रेडियाई इज ऑलवेज, अरे छोटा नहीं बड़ा, ठीक है, एनायनिक रेडियस कैसा निकल करके आएगा मेरे पास, बड़ा निकल करके आएगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम रेडियाई। पेरेंट एटम का जो भी साइज था पेरेंट एटम का, उससे बनने वाले एनायन का साइज हमेशा उससे ज्यादा ही होगा। अभी आगे इसको एक कंपैरिजन पे भी देखेंगे, कुछ अपने पास एलिमेंट्स का एग्जांपल है, कुछ उनके बनने वाले एनायन का है, और बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि किसी का साइज हो सकता है 90 पिकोमीटर हो, 94 पिकोमीटर, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 90 पिकोमीटर का ज्यादा से ज्यादा 100 चला जाएगा, 120 150 चला जाएगा। आज डिफरेंस अगर आप देखोगे तो लगभग डबल का डिफरेंस आ जाता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन पर। तो इसको पढ़ेंगे तब वो समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो अपने पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक रहने वाली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और एक रहने वाला है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक चीज आपको बताता हूं, एक हमारे पास एक रेशियो होता है, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं Z/E रेशियो। Z का आप मेरे को मतलब बता सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय Z?
एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया है कम हो गया? ज्यादा हो गया। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा और उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कम है तो साइज बढ़ेगा या छोटा हो जाएगा? यहां पर जो आपके पास साइज है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो जो Z/E का रेशियो है ना, Z/E का रेशियो अपने पास कैसा होता है? Z/E का रेशियो दो तरीके से काम करता है, एक काम करेगा कैटाइनिक के लिए और एक काम करेगा एनाइनिक के लिए। अगर मैं Z/E के रेशियो की बात करूं, जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, Z को आप क्या मान लेना, यहां पर Z क्या था आपके पास? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिटरमाइन होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ ही डिटरमाइन हो सकता है वो, और उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन। अब ये मैथ्स है, अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो फ्रैक्शन कितना आएगा? 1। और अगर न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वैल्यू कैसी आती है? ग्रेटर देन 1 आएगी। और दूसरा क्या हो सकता है कि Z/E मेरे पास क्या आ सकता है? लेस देन 1, ठीक है, छोटा आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एनायन के लिए है, और ऊपर वाला किसके लिए? अपने पास कैटायन के लिए। क्यों? क्योंकि एनायन में क्या होगा? एनायन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो गए और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, ठीक है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का रेशियो अगर ये देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम हो गए, तो ये कैसा आ जाएगा? लेस देन 1, तो इट इज फॉर एनायंस। और कैटायंस के लिए कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। क्यों आ जाएगा ग्रेटर देन 1? क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर आपने कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है, तब तक रेशियो 1 है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलते इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, पर Z तो उतना ही है। मैं ये नहीं कर रहा हूं Z बढ़ गया, Z उतना ही है, पर डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो वैल्यू कैसी आती है? ग्रेटर देन 1। ये कैटायंस के लिए होता है और ये किसके लिए होता है? एनायंस के लिए। तो इसको हम कहते हैं Z/E रेशियो। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेशियो है। ये भी आपकी हेल्प कर सकता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनायनिक एंड कैटायनिक साइजेस, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास सबसे बढ़िया एग्जांपल हमेशा क्लोरीन का रहता है, तो मैं भी आपको क्लोरीन से ही करा देता हूं, ठीक है। बुक्स में भी ज्यादातर जगह क्लोरीन ही लिखा हुआ होता है, तो ठीक है, क्लोरीन को लेकर के चल लेते हैं। जब क्लोरीन बनेगी तो क्लोरीन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन पे टोटल? 17, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे? 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आ गया मेरे पास क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का अगर देखें तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो क्लोरीन का एटम था, अगर क्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही अपने पास जो सिनेरियो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले 17 था वो बढ़ करके कितना हो गया है? 18। और अगर देखा जाए ना, तो आपके पास ये जो पीरियड 3 का मेंबर है क्लोरीन, इसके आखिरी में एक नोबल गैस रखी हुई होती है, और उस नोबल गैस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? 18। आर्गन है, तो इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं सकते हैं। अब देखो होगा क्या, यहां से आप इस चीज को समझो, बहुत सिंपल सी बात है। मैं अगर प्रोटॉन का नंबर काउंट करूंगा तो यहाँ पे प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 से 18 हो गया इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का एक नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का एक नंबर बढ़ते ही यहां पर पहले जो लड़ाई चल रही थी वो किस बात की चल रही थी? 17 प्रोटॉन किसको खींच रहे थे? 17 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है, और अब ये किसको पुल करेंगे अपने पास? 18 इलेक्ट्रॉन को। तो बहुत सिंपल सी बात है, 17 लोग अगर 17 को खींचेंगे और अब वही 17 18 को खींचने लग गए, तो एक जो एक्स्ट्रा आदमी आया है उसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ गई ना, इलेक्ट्रॉन्स वालों की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की। तो अब न्यूक्लियर पुल उतना अच्छा नहीं लग पाएगा जितना पहले लग रहा था। तो अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पुल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है। जो न्यूक्लियर पुल है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये डिक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या हो जाएंगी? वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो बढ़ रही है,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपने पास न्यूक्लियर पूल है उन इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला वो कम हो रहा है। ठीक है, तो साइज अब बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिपल्शन होगी तो साइज बढ़ेगा, और साइज को छोटा करने का काम किसका है? न्यूक्लियर पुल का। तो न्यूक्लियर पुल तो उतना अच्छा रहा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो साइज है वो बढ़ करके निकल करके आ जाते हैं। तो एक तरफ क्लोरीन एटम है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास क्लोराइड आयन है, इसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन है दूसरी तरफ। तो ये है आपके पास एनायनिक साइजेस बढ़ने के क्या रीजन रहते हैं। एनायनिक साइज बढ़ने का रीजन यही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने पास क्या हो रही है? जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो बढ़ रही है। देखो आगे देख लेते हैं, अपने पास यहाँ पर ये कुछ पेरेंट एटम्स हैं, और पेरेंट एटम्स के साथ बनने वाले जो एनायंस है उसके साथ उसका आपसे रेडियस कंपेयर करवा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी उम्मीद के लगभग दुगना निकल करके आएगा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन का 72 है, 72 के आगे 136 लिखा हुआ है। 72 का जो डबल है वो कितना होता है मेरे पास? 144। अगर मैं देखूं तो ये नंबर लगभग उसी के आसपास है, ठीक है, नियरली 144 है। क्लोराइड पे आप देख सकते हो 181 इन्होंने पिकोमीटर दे रखा है, और क्लोरीन एटम का साइज कितना है? 99। हाँ, आफ्टर रिगेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक सिंगल नेगेटिव का चार्ज है सब पे, ठीक है। ये क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, सभी के साथ आप कहीं पे भी कंपेयर कर लो, पेरेंट एटम से ज्यादा ही होगा। किसका साइज ज्यादा होगा? पेरेंट एटम से हमेशा, जो एनायन वहां पर अपने पास फॉर्म हो रही है। उसके पीछे क्या रीजन पड़े हम लोगों ने? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, ठीक है। ये दो अपने पास वहां पर मेन रीजन रहते हैं। बाकी और चीजें कई होती हैं जो एक्सेप्शंस में कभी आपको काम आएंगी, अभी उसकी आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, यहां से एक चीज नोटिस करना, अपने पास जो सोडियम है ये कौन से पीरियड का मेंबर है? पीरियड नंबर 3 का। और जो क्लोरीन है वो भी किसकी मेंबर है अपने पास? पीरियड नंबर 3 की। तो सोडियम एटम में और क्लोरीन एटम में किसका साइज ज्यादा होगा? अगर सोडियम एटम की और क्लोरीन एटम की बात करी जाए तो एटम, आयन नहीं, मैं कह रहा हूं इनके एटम में किसका साइज ज्यादा है? क्लोरीन का एटम ज्यादा बड़ा है या सोडियम का एटम ज्यादा बड़ा है? सोडियम। जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो साइज मेरे पास क्या करते हैं? डिक्रीज करने लग जाते हैं। सीधी सी बात है, सोडियम का साइज ज्यादा होता है, क्लोरीन का जो साइज है वो अपने पास कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके रेडियस पे जाओगे ना, अब जरा आज देखते हैं सोडियम एटम का और उसके साथ साथ बनने वाले सोडियम के कैटायन का, सोडियम कैटायन वर्सेस क्लोराइड एनायन। इस पे आप देखो, क्लोराइड एनायन का साइज कितना है? 181 पिकोमीटर है, और ये देखो जरा, ये कितना है? 95 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि कैटायनिक साइजेस क्या होते हैं? कैटायनिक साइजेस अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। अब ये छोटा तो हुआ, 186 का छोटा क्या हुआ? वही हाफ पे छोटा हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो रखा है, ये लगभग 186 है, और ये देखो नीचे 95 है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप सोडियम के आयन को देखोगे तो 95 पिकोमीटर है। सोडियम का जो आयन है Na पॉजिटिव है वो कितना है? 95 पिकोमीटर है, और क्लोराइड आयन कितना है? 181 पिकोमीटर है। तो भाई अब तो ट्रेंड बिल्कुल ही बदल गया। आयन पे क्या हुआ? आयन पे कौन ज्यादा निकल करके आ गया? आयन पे क्लोराइड ज्यादा निकल करके आ गया, जबकि एटॉमिक जो साइज है वो किसका ज्यादा था? सोडियम का। तो इसीलिए ये टॉपिक आपको बिल्कुल अलग पढ़ाते हैं। आई बात समझ में? ये नहीं कभी कोई करेगा, हो सकता है कि आपने ये चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी सब बच्चों को कि सोडियम एटम बड़ा होता है, क्लोरीन एटम छोटा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही पीरियड के मेंबर है। पीरियड के आखिर में क्लोरीन पड़ता है तो सबसे छोटा साइज रखेगा। तो आपको लगेगा कि जब मैं इसके एनायन और कैटायन बनाऊंगा ना, वहां भी यही फॉलो होगा कि जो क्लोराइड आयन आपके पास बन रहा है, मतलब Cl नेगेटिव बन रहा है, उसका साइज छोटा होगा और Na पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा। लेकिन रिजल्ट आपके सामने उल्टा, क्लोराइड ज्यादा बड़ा है और सोडियम का जो आपके पास कैटायन है वो छोटा है, बिकॉज कैटायनिक साइजेस छोटे होते हैं और एनायनिक साइजेस बड़े होते हैं। और बड़े होने के साथ साथ भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गए। 95 पिकोमीटर को देखो और 181 को देखो, अब बताओ इसमें कितना फर्क है? वही डबल वाली बातचीत आ गई, ठीक है, डबल वाली चीज लग रही है यहां पर भी। तो ये है अपने पास एनायनिक और कैटायनिक साइजेस के कंपैरिजंस। लिख दो आप लोग इसको। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कैटायंस और एनायंस में, ये उस कैटायंस और एनायंस की एक समरी है, ठीक है। आपके सामने समरी लिखी हुई है। इसको जिसको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश के हिसाब से लिख सकता है समरी, जिसको व्हाट्सएप वाली भाषा पसंद है, मैसेजिंग वाली, उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास जुगाड़ है, ठीक है। तो भाई सभी बच्चों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, व्हाट्सएप वाले ये लिख सकते हैं, बाकी हमारे पास जिनको इंग्लिश ज्यादा अच्छी लगती है बेहतर, उनके लिए अपने पास ये ऑप्शन है। इसमें दोनों ही जगह वो चीजें लिखी हुई है जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये उसकी एक शॉर्ट समरी है, ठीक है। शॉर्ट समरी जिससे एक ही बारी में सारी चीजें रिवाइज हो जाए, तो आप ही लोगों के लिए है, आप लोग लिख सकते हो इसको।
अगला देखते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगले टॉपिक का नाम है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। देखो आइसो का मतलब क्या होता है भाई अपने पास, आइसो मतलब होता है सेम या फिर इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। आज उन आयंस की अब बात करी जाएगी जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या वो स्पीशीज जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखती है, ऐसी स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। अब देखो ये कैसे बनेगा, मैं यहां पर कुछ आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे नाइट्रोजन 3 नेगेटिव नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, फिर ये सोडियम का कैटायन Mg2 पॉजिटिव, और वैसे मेरे पास आ गया Al3 पॉजिटिव। अगर आप इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, मुझे बताओ अगर ये सिर्फ नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ये यहां पर इस तरीके से आगे चलता, लेकिन ये नाइट्राइड है, नाइट्रोजन पर कितने होते हैं, अगर नाइट्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7। अब इसके ऊपर कितना चार्ज लग गया, 3 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, ऑक्सीजन पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। ये आपके पास ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स से 2 और जुड़ गए तो कितने हो गए, ये भी 10। वैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 9, एक नेगेटिव का चार्ज लग गया तो कितने हो गए, ये सब 10 वाले ही हैं। सोडियम को अगर आप देखोगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, यहां पर रिमूव हुआ था, तो 11 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 10। तो ये जितने भी यहां पर लिखे हुए हैं इन सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो दीज स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, ये सारे आयंस एक दूसरे के साथ क्या है मेरे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इन सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे तो ऐसी स्पीशीज को क्या नाम दिया गया होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगली चीज पे आ जाते हैं, अब जरा इनका भी साइज कंपेयर कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि साइज आपसे नपवाएंगे। यहां पे क्या होगा कि ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, पहले आप लोग इनके एलिमेंट्स पे ध्यान दो। अगर आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखोगे तो मुझे बताओ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आपके पास कौन से पीरियड के मेंबर हैं, ये आपके पास कौन से पीरियड के मेंबर है, पीरियड नंबर 2 के। और अगर मैं बात करूं उसके नीचे पढ़ने वाला सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये कौन से पीरियड के मेंबर है अपने पास, पीरियड नंबर 3 के। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों का साइज इसके कंपैरिजन में, सोडियम एटम का, मैग्नीशियम एटम और एल्यूमिनियम एटम का जो साइज है, इनका साइज इससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि भाई पीरियड नंबर चेंज हो गया तो शेल भी अपने पास चेंज हो जाती है। लेकिन आज मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो एटम्स के लिए नहीं है, आज आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किसके लिए, आयंस के लिए। मतलब ये जो यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस लिखे हुए हैं, इनके साइज का अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो यहां पे क्या होता है, देखो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का कैटायन नहीं बन रहा है, नाइट्रोजन का क्या बन रहा है अपने पास, एनायन, तो नाइट्राइड आयन बन रहा है। तो एनायनिक जो साइजेस होते हैं, एनायनिक साइजेस अपने पेरेंट एटम से क्या होते हैं, बड़े, और कैटायनिक जो साइजेस है वो अपने पेरेंट एटम से कैसे होते हैं, छोटे। और बड़े भी होते हैं ना, जो एनायनिक साइजेस जो बड़े भी हैं वो इतने बड़े होते हैं कि जो कैटायनिक साइजेस है उससे भी अपने पास पार निकल जाते हैं, क्योंकि कैटायनिक साइज तो छोटा होगा और एनायनिक साइज जो होते हैं वो अपने पास बड़े होते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर आंसर देते एटम का तो कुछ और होता है, लेकिन आज मैं आपको ट्रेंड किसके लिए बता रहा हूं, यहां पर इसके आयंस के लिए। तो अगर आयंस की बात करी जाएगी ना, तो सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका निकल करके आएगा, नाइट्राइड आयन का। जिस ऑर्डर में आपने ऊपर लिखा है उसी ऑर्डर में आपके पास आंसर रहेगा। ये अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रेडियाई ऑफ दीज आयंस। इसमें सबसे बड़ा कौन निकल करके आया, नाइट्रोजन। इसके पीछे भी रीजन देखते हैं, सबसे बड़ा इसी को क्यों लिखा। देखो अगर नाइट्रोजन के एटम की बात करें तो नाइट्रोजन एटम अपने पीरियड में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। जब आप लोग अलोंग द पीरियड आगे बढ़ते हो तो अलोंग द पीरियड आगे बढ़ने पर एटॉमिक साइज बढ़ते हैं या कम होते हैं, कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो सबसे छोटा एटम ना इन तीनों में किसका है, फ्लोरीन का। सबसे छोटा एटम किसका इन तीनों में, फ्लोरीन का। वैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में एक एक्सेप्शन भी होती थी साइज की, ठीक है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए। तो जब ये एनायन बनाएगा ना तो ऑब्वियसली बात है एनायनिक साइजेस बड़े होते हैं। तो एनायन तो ये भी बना रहा है और एनायन ये भी बना रहा है, तो सबसे बड़ा एनायन कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसका आपके पास एटम का साइज ज्यादा था, तो उसके एनायन का भी साइज इससे ज्यादा ही निकल करके आएगा।
तो इसलिए मैंने सबसे पहले किसको लिखा है, नाइट्राइट को। ठीक है, और आगे अगर बात करी जाए इन तीनों में, तो इन तीनों में भी सबसे छोटा एटम किसका था, एल्यूमिनियम का, और सबसे बड़ा एटम किसका था, सोडियम का। तो जब इन तीनों के ही कैटायंस बनेंगे ना, तो इन तीनों में ही जब कैटायंस बनेंगे तो सबसे, वैसे तो कैटायनिक साइजेस छोटे हैं, किससे छोटे हैं, अपने एटॉमिक साइज से, पर कैटायंस को भी अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे बड़ा कैटायन किसने बनाया होगा, सोडियम वाले ने बनाया होगा, और सबसे छोटा कैटायन किसने बनाया होगा, फिर एल्यूमिनियम वाले ने, इसीलिए सबसे आखिरी में है। तो ये है आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड देयर ट्रेंड, किस चीज का ट्रेंड अपने पास, उनके रेडियस का। अरे यहां देखो, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, सिंपल सी बात है, ध्यान रहे, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किसके बारे में पढ़ा था, Z बाय ई रेशियो के बारे में। ये Z बाय ई रेशियो, यहां ध्यान दे लो, यहां पर इधर, ये Z बाय ई रेशियो जितना स्मॉलर है ना, उतना लार्जर क्या निकल करके आएगा, रेडियस। अगर आपके पास Z बाई ई रेशियो की वैल्यू छोटी है तो रेडियस उतने ही क्या हो जाएंगे, आपके पास बड़े हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा साइज किसका बोल रहे हो आप, नाइट्राइट का। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो Z बाई ई रेशियो है वो सबसे छोटा निकल करके आएगा। आई बात समझ में, तो Z बाई ई रेशियो छोटा हो गया तो रेडियस कैसे हो जाएंगे अपने पास, बड़े। तो ये थी आपके पास इसकी शॉर्ट ट्रिक। बाकी मैंने यहां पर बोला था, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर ये आपके पास इसकी समरी है, जितना भी अभी तक हम लोग वहां पर पढ़ करके आए थे। तो आप लोग ये समरी यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये समरी आपके काम आ जाएगी आपके चैप्टर को रिवाइज करने में, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। और इसी के साथ आज हमारा यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है।